गवर्नमेंट जैसे आपने बताया सर्वोदय स्कूल, इनके बच्चे सीबीएसई टॉप नहीं कर पाते, जबकि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या फिर प्रतिभा स्कूल के बच्चे होते हैं ये टॉप कर पाते हैं। या कठिनाइयाँ आई। और दूसरा जो था कि स्कूल में वैसा माहौल नहीं मिल पाता। हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे को माहौल मिलना बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता। तो ये भी कारण है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से बच्चे क्यों टॉप नहीं कर पाते, करना बहुत मुश्किल है। एक अपील करना चाहता हूँ कि करावल नगर क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी रह रहे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी जितने भी हैं, उनके लिए हमने इस बार एक मुहिम चलाई है कि हम प्रथम 100 छात्रों के लिए एक विषय फ्री करेंगे। उसका कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो सभी सब्जेक्ट जो है उसके कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो वो सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी, केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सुविधा है कि 100 लड़के और 100 लड़कियों को हम एक विषय फ्री इस बार पढ़ाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज आपको एक ऐसे विद्यार्थी से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने स्कूल को टॉप किया है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि मैं आपको एक स्कूल टॉपर से क्यों मुलाकात करवाने वाला हूं, तो इसका जवाब मैं पहले आपको दे देता हूं, फिर मैं अपना ये इंटरव्यू शुरू करता हूं। देखिए, हर साल ना सीबीएसई में लाखों बच्चे क्लास 12 की परीक्षा देते हैं और उनमें से एक या दो बच्चे हर बार सीबीएसई को टॉप करते हैं, जिनके 100 में से 100% आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तो 100 में से 100 वाला ही बच्चा नेम और फेम का अधिकारी है। ऐसे में समाज में ना एक माहौल ऐसा तैयार हो जाता है कि 100 में से 100 ही नंबर लाने और बच्चे के अंदर ना मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जो बच्चा 99% ला रहा है वो नेम फेम का अधिकारी नहीं है। जो 98 ला रहा है, 97 ला रहा है या 90 प्लस नंबर लेकर आ रहा है, क्या उसे उतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए जितना सम्मान एक 100 में से 100 वाले बच्चों को मिल रहा है? तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अपने स्कूल को टॉप किया है। और ऐसे ही हर स्कूल को हर एक बच्चा टॉप करता होगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें से हर स्कूल में एक टॉपर निकलता होगा जिसका नाम उस स्कूल की मैगजीन में होता होगा, उसे सर्टिफिकेट मिलते होंगे, लेकिन उसे वो फेम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो जो आपके सामने बैठे हैं शख्स, इनका नाम है गौतम मिश्रा। इन्होंने इस बार क्लास 12 की परीक्षा दी थी और अभी कुछ दिन पहले इनका रिजल्ट आया था। इन्होंने अपने स्कूल को टॉप किया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मिश्रा जी कि आपके स्कूल का नाम क्या था और ये किस क्षेत्र में स्थित है? मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये करावल नगर क्षेत्र में लोकेटेड है। तो मिश्रा जी, जैसे कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, ये माना जाता है अब तक अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखेंगे तो कभी भी ना सीबीएसई जो टॉपर है वो सरकारी स्कूल जैसे गवर्नमेंट जैसे आपने बताया सर्वोदय स्कूल, इनके बच्चे सीबीएसई टॉप नहीं कर पाते, जबकि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या फिर प्रतिभा स्कूल के बच्चे होते हैं ये टॉप कर पाते हैं, या आउटर दिल्ली के जो स्कूल होते हैं वहाँ के बच्चे सीबीएसई टॉप करते हैं। हमारे जैसे एरिया के बच्चे स्कूल टॉप क्यों नहीं कर पाते और आप क्यों नहीं कर पाए सीबीएसई टॉप को? और इसके साथ साथ आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई, ये चीज़ आप इस चैनल के माध्यम से बच्चों को बताइए। तो जो बात ये है कि क्यों प्राइवेट स्कूल के अच्छे अच्छे स्कूल से ही बच्चे क्यों टॉप करते हैं, तो बात ये है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, उन पे बच्चों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और टाइम टू टाइम उन पे सब कुछ किया जाता है, उनके मतलब मेंटेन रखा जाता है उन्हें। बाकी गवर्नमेंट स्कूल जो स्पेशली जो हमारे एरिया के हैं उनमें ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों पे नहीं ज़्यादा ध्यान दिया जाता, गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ें आम हैं वहाँ पे होनी, जिनकी वजह से ऐसा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं और एक तरह से मानसिक तनाव भी रहता है कि आज भी लड़ाई हो रही है, आज भी गाली गलौज हो रही है। तो ये सब कठिनाइयाँ आई। और दूसरा जो था कि स्कूल में वैसा माहौल नहीं मिल पाता। हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे को माहौल मिलना बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता। तो ये भी कारण है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से बच्चे क्यों टॉप नहीं कर पाते, करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि स्कूलों के हालात तो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि स्कूल में माहौल नहीं मिल पाता। तो क्या आपके स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी या फिर बाहर से गाइडेंस नहीं मिली एग्ज़ाम के टाइम पे? जैसा कि अनेक स्कूलों में बहुत सारे लोग आते हैं जो बच्चों को सलाह देते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे उन्हें कैसा टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह बनाना चाहिए। तो क्या ऐसा स्कूल से सहायता नहीं मिली आपको? नहीं, ऐसा हमारे स्कूल से कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब ये सब हैं, पर कभी भी हम उसमें गए नहीं, कभी हमने उसका यूज़ नहीं किया, कभी वहाँ पे जाके हमने स्टडी नहीं करी, कभी हमने प्रोजेक्टर पे कुछ जो भी था कुछ भी फैसिलिटीज़ का हम यूज़ नहीं कर पाए या हमें करवाई ही नहीं गई, क्योंकि उतना ध्यान नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स पे। देखो, हम आए दिन न्यूज़ में ये देखते रहते हैं कि सरकारी स्कूल दिल्ली के खासतौर पे उपलब्धियां गैट कर रहे हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा क्षेत्र है खासतौर पे करावल नगर, शिव विहार, मुस्ताबाद के आसपास के जो स्कूल हैं, इन स्कूलों की तरफ सरकार शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं मैं मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने खुद देखा है कि स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इवन कई बार तो मैंने ये देखा है कि जो कुछ टीचर है ना, वो बच्चों को नोट्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा हाँ, दबाव डालते हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सच है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर हमें सीबीएसई टॉप करना है तो हमें कितने टाइम पीरियड में स्टडी खत्म कर देनी चाहिए?
मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सीबीएसई टॉप करना है तो आपको एनसीईआरटी कम से कम सितंबर या अक्टूबर तक कंप्लीट कर देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ा है, आपको सब कुछ आ जाना चाहिए उसका। उसके बाद आपको अक्टूबर के बाद सब वो उठाने चाहिए, रेफरेंस बुक्स या अदर राइटर्स की बुक्स। उसके ये भी आपको कंप्लीट करना है दिसंबर तक। उसके बाद आप गैस पेपर या सपोर्ट मटेरियल्स, सिर्फ इसलिए कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, तो ये आप कर सकते हो। आपने कहा गैस पेपर सैम्पल पेपर ले लेनी चाहिए हमें, लेकिन मैंने तो सुना है कि सरकारी स्कूल जो है वो अपने बच्चों को निःशुल्क सपोर्टिंग मटेरियल देता है, जिससे बच्चे एक एक प्रश्न की तैयारी कर लेते हैं। तो क्या आपको ये सुविधा नहीं मिली? नहीं, हमें नहीं मिली है। दरअसल हमें सपोर्ट मटेरियल जो मिला था वो हमें मिला था एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले। 15 फरवरी को मिला था, जिस दिन हमारा लास्ट डे था स्कूल में, प्रैक्टिकल देने गए थे, उस दिन मिला था हमें। तो उसके बाद हम उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपके 8-10% जो नंबर कम रह गए उसके पीछे जो है ये सामग्री ना प्रोवाइड होना एक कारण हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। मैं इसके पीछे 2-3 कारण मानता हूँ। एक तो पूरा अच्छे तरीके से वो जो था स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया, जो कि एक सीबीएसई टॉपर को मिलता है बड़े बड़े स्कूलों में, उसकी कमी थी मुझे मिलने में। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है लास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे जो कि मेरे पर्सनल थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। और थर्ड यही, जो सपोर्ट मटेरियल्स अगर मिलते तो शायद क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस हो पाते और मैं सपोर्ट मटेरियल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करके और अच्छा परफॉर्म कर पाता एग्ज़ाम्स में। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्कूल टॉप करना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो आप इस चीज़ को लेकर निराश मत हो कि मैंने सीबीएसई टॉप नहीं किया। मेरा मानना है स्कूल टॉप पर भी बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, बहुत सारे बच्चे तो फेल हो जाते हैं, फिर भी आपने स्कूल टॉप किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी इस छोटी सी सफलता में, मैं ज़्यादा बड़ी सफलता तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऊंची ऊंची सफलताएं प्राप्त करते हैं, फिर भी इस जीवन की जो पहली सफलता है वो आप प्राप्त कर रहे हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये जो पहली बात जो है, ये मैंने आर्ट स्ट्रीम जो ली थी, ये इसका एक और कारण था कि मुझे इस बार अच्छे नंबर लाने थे, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी प्रूफ करना था कि क्योंकि मैंने आर्ट स्ट्रीम क्यों ली। ठीक है। और दूसरा ये जो था, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था मिश्रा जी आपसे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना अच्छा, चाहेंगे? तो सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने किस चीज़ की कमी नहीं आने दी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मुझे किस चीज़ की कमी ना आए। और दूसरा श्रेय जो मैं देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक गाइड किया और सब कुछ बताया कि कैसे क्या और करना है, कैसे आपको जो भी है आप अपना गोल अचीव करना है, तो वो हैं मेरे विजय तिवारी भैया, जिन्होंने मुझे गाइड किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर विद्यार्थी की सफलता में विद्यार्थी खुद ही योगदान करता होता है। हाँ। हम जैसे लोग तो बस एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, तो मैं तो ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके उस पर है। हाँ, मैं इस चीज़ का क्रेडिट जरूर लेना चाहूँगा कि अगर आपके कहीं नंबर कम रह गए तो मैं वहाँ पर पूरा योगदान क्यों नहीं कर पाया। अगर कहीं पर आपके 5 से 7 नंबर कम रह गए हैं तो मेरा ये मानना है कि उस कम नंबर की जिम्मेदारी ही शिक्षक वर्ग को उठानी चाहिए, ताकि वो अगली बार और कसकर मेहनत करे अपने विद्यार्थियों पर और वो विद्यार्थी अगली बार जो कमी रह गई उसे पूरा कर सकें। तो मैं इस प्रश्न को तो आगे नहीं ले जाना चाहूँगा, अगर आप मेरे ऊपर श्रेय ले जाना चाहते हैं। मैं आपकी बात पर वापस आता हूँ, जैसे कि आपने आर्ट साइड की बात करी थी। हमारी जो सोसाइटी है वो ये मानकर चलती है कि सफलता का श्रेय जो है वो साइंस से मिलेगा। सफलता की सीढ़ी सिर्फ साइंस है। लाखों करोड़ों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखते हैं। साइंस कॉमर्स। आपने भी शायद ऐसा एक सपना 10th के बाद देखा होगा, या फिर कॉमर्स लेकर सीए बनना या बैंकिंग सेक्टर को चूज करना, ये भी बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है। लेकिन जब बात आर्ट साइड की आती है तो बहुत सारे ताने उल्हाने सुनने को मिलते हैं 10वीं के बाद कि अब शर्मा जी के लड़के ने साइंस साइड ली है, तू आर्ट साइड लेगा तो जीवन में क्या कर पाएगा। तो मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहता हूँ कि क्या आर्ट साइड इतनी ही बेकार है, और अगर सही है तो क्यों सही है? क्या बच्चों को आर्ट साइड लेनी ही नहीं चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? देखिए, सारी ही स्ट्रीम, जो तीनों स्ट्रीम है, उन सब का जो है अपनी जगह एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर ये डिसाइड, मतलब मेन बात ये होती है कि आपको किस तरफ जाना है, जिस डायरेक्शन में जाना है उस तरफ जो है वो स्ट्रीम आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसी आर्ट्स स्ट्रीम का भी एक अलग महत्व है, जैसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या आपको जुडिशरी में जाना है या एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो उसके जो सब्जेक्ट या आप उनकी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मोस्टली सब्जेक्ट जो होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के ही होते हैं, तो जिनकी वजह से आर्ट्स एक अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी आज भी आर्ट्स स्ट्रीम को ऐसा इसलिए मानती है क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी अभी भी अवेयर नहीं है इसके बारे में। उन्हें लगता है कि सिर्फ साइंस और कॉमर्स से ही सक्सेस मिल सकती है, उन्हीं में अपॉर्चुनिटीज़ है, पर वो अवेयर नहीं है कि आर्ट्स स्ट्रीम भी काफ़ी सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। बस अवेयर होने की बात है।
आप एक स्कूल टॉपर होने के नाते सोसाइटी को किस प्रकार से अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैं बात बिल्कुल सहमत हूँ। आर्ट साइड में ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि पहले तो उच्च पढ़ाइयाँ करते हैं, उसके बाद वापस से आर्ट साइड में बैक मारते I हैं, agree. ग्रेजुएशन में बीए लेते हैं, बीएससी और बीकॉम की हाँ, जगह। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल का पहले रास्ता तय करते हैं और उसके बाद उनका सपना हो जाता है कि मेरा गोल यूपीएससी है, तो वापस से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ ऑब्वियसली। तो मेरा मानना है कि जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है उसके मन में पहली बात तो ये डिप्रेशन आ जाता है कि यार मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप अपने स्तर पर क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस टाइप के आप चाहते हैं कि ताकि जो 10th के बाद बच्चा 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है तो किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखे? हाँ तो जैसे कि ये कि सब्जेक्ट जो मैंने जैसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, सोसाइटी में अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आपने मान लो कि आपने स्ट्रीम में साथ ही साथ एक चैलेंज भी लिया है सोसाइटी का, जिसमें आपको मार्क्स भी लाने और प्रूफ भी करना है सोसाइटी को, यहाँ तक कि आपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को प्रूफ करना होता है कि आपने जो ये लिया है डिसीजन सही है। आपको मार्क्स लाने होते हैं, कुछ प्रूफ करके दिखाना होता है ताकि उनका विश्वास आप पे बना रहे। नहीं तो अगर आप नहीं ला पाते तो आपको सोच ही सकते हो कितने ताने और ये सब सुनने को मिल सकता है कि एक तो आर्ट्स ली, ऊपर से उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो प्रूफ करना पड़ता है। और सोसाइटी हाँ आज अवेयर नहीं है, पर हो सकता है कल हो, क्योंकि जैसे मैंने देखा है आईएएस बनता है तो सब बधाई देते हैं, सब उसके बारे में शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे ये वो, पर कभी सोचते नहीं है कि ये जो इसने किया, इसने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ के यहाँ पे पहुँचा है। तो ये सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं हमारी सोसाइटी के मेंबर। क्यों वो भूल जाते हैं इस टाइम कि जिन से यहाँ तक पहुँचा है वो सब्जेक्ट कौन से थे, किस स्ट्रीम के थे मोस्टली। तो और दूसरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 10th के बाद बच्चे को अगर ह्यूमैनिटीज़ लेनी है तो बच्चों के अंदर बहुत सारी समस्याएं रहती है कि हम Subject पॉलिटिकल कौन से? हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लें या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी लें, तो कैसा वो कॉम्बिनेशन रखें? अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश है ही, उसके बाद आपको 3 चूज़ करने हैं मेन में। तो आप हिस्ट्री रखिए, ठीक है, हिस्ट्री जरूर रखिए, और पॉलिटिकल साइंस रखिए। पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छा सब्जेक्ट मुझे इसलिए लगता है कि एक तो उसमें नॉलेज बहुत है और ऊपर से उसकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो करंट से लिंक रहती है मोस्टली चीज़ें, तो इस वजह से वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है। और हिस्ट्री तो ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, किसी की भी हिस्ट्री ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हिस्ट्री आप ज़रूर लें। और तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। फिफ्थ आप अपने उस पे ले सकते हो रेफरेंस पे कि आपको सोशियोलॉजी लेनी है, इको लेनी है या ज्योग्राफी लेनी है। सबकी इंपॉर्टेंस है आने वाले एग्जाम्स में। मेरा खुद का जो मानना है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स ले लेते हैं 12th क्लास में, तो उसके बाद पता है क्या सीन होता है कि आगे चलकर मैथ कंपलसरी होती है। तो अगर इकोनॉमिक्स की जगह हम ज्योग्राफी लें तो क्या वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन? हाँ, ज्योग्राफी ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं मानता हूँ कि ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो एक मिक्सअप है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का भी एक अहम भूमिका है, चाहे आप जीएस उठा लो या वो खुद का ही एक सब्जेक्ट रहता है एग्जाम्स में, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मिश्रा जी से बात करके हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। पहली बात तो ये पता चली कि देखो एक स्कूल टॉपर के पास भी बहुत सारा अनुभव होता है, भले वो सीबीएसई टॉप नहीं कर पाया। दूसरी बात हमने देखा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल की कुछ कमियां हैं जो अपने बच्चों को सीबीएसई टॉप नहीं करवा पा रहा है। तीसरी बात हमने ये देखा कि सपोर्टिव मटेरियल जैसी जो बिल्कुल नीडेड चीज़ है, बेसिक नीड है, जो वो समय पर नहीं मिल पाती है। पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, टीचर की गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अगर ये सारी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से जो बताना चाहते हैं वो यही चीज़ बताना चाहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हर बच्चे को मिले तो शायद हर बच्चा ऐसा कंपटीशन पैदा कर सकता है कि हर बच्चा 100 में 100 लाए और अखबारों में ना जगह कम पड़ जाएगी सारे बच्चों की फोटो लगाने की। अंतिम सवाल मेरा तो नहीं है, सवाल तो नहीं है, बस मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिश्रा जी से कि वो द बुक सोसाइटी के माध्यम से इस साल जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन्हें एक संदेश दें कि वो भी बच्चे न केवल स्कूल टॉपर करें, न सिर्फ क्षेत्र टॉप करें, बल्कि साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर बने, सीबीएसई को टॉप करें, 100 में से 100 नंबर लेकर आएँ। तो मेरा संदेश ये है, जो अभी जिन्होंने भी 12th में आए हैं नए बच्चे, उन्हें ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। चाहे कोई भी बोले, चाहे कोई भी हो आपको बोले कि नहीं ये वाली किताब उठाओ, ये वाली किताब उठाओ, आप मत जाना, मत सुनना। आप सितंबर टू अक्टूबर एनसीईआरटी कवर करने में लग जाना और कवर कर देना, उसके बाद आप उठा सकते हो रेफरेंस बुक्स, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि अब क्या होता है, ये कई सारे सब्जेक्ट ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सब सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं है, बुक तक ही लिमिटेड नहीं रहते क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो वैल्यू बेस्ड आते हैं। आप तो आपको जो दूसरी बुक पढ़नी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप वो अक्टूबर तक एनसीईआरटी कंप्लीट करके आप रेफरेंस बुक्स पढ़िए
और दिसंबर तक कोशिश करिए उसे कंप्लीट करने का। उसके बाद आप जो है सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप सिर्फ ध्यान दीजिए क्वेश्चंस और आंसर्स पे कि आपको कौन से क्वेश्चन की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत अहम भूमिका निभाती है एग्जाम में। क्योंकि कई बार हमें आता बहुत है पर हम ऐसे लिख नहीं पाते कि एग्जामिनर हमें उतने नंबर दे सके, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय द बुक सोसाइटी को दिया। मैं अपनी तरफ से द बुक सोसाइटी से एक अपील करना चाहता हूँ कि करावल नगर क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी रह रहे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी जितने भी हैं, उनके लिए हमने इस बार एक मुहिम चलाई है कि हम प्रथम 100 छात्रों के लिए एक विषय फ्री करेंगे। उसका कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो सभी सब्जेक्ट जो है उसके कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो वो सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी, केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सुविधा है कि 100 लड़के और 100 लड़कियों को हम एक विषय फ्री इस बार पढ़ाएंगे। तो जल्दी जल्दी बच्चे इनरोल करें। और आप कहेंगे कहाँ पर इनरोल करें, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया जा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम लिंक दिया जा रहा है। जितने बच्चे करावल नगर में हैं उन्हें वहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं इस सुविधा का लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही टॉपरों की कड़ी में मैं बहुत सारे टॉपर से आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने पेनेशिया में अध्ययन किया है और कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।